हम्म, क्या कभी इस अजीब से विरोधाभास पर ध्यान गया है कि एक तरफ तो इंसान आसमान के तारों को बिल्कुल साफ-साफ देखने के लिए खास तौर पर डार्क स्काई पार्क बना रहा है हम्म। और ठीक उसी समय उसी आसमान में लड़ाकू विमानों की नई खेप भी तैनात कर रहा है? बिल्कुल। और सच कहूं तो ये विरोधाभासी हमारी आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब हम एक ही समय में प्रकृति को बचाना भी चाहते हैं और अपनी सीमाओं को एकदम अभेद भी बनाना चाहते हैं। सही कहा। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का या कहें गहन अध्ययन का मिशन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे सामने मार्च 2026 के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और खेल जगत से जुड़े दस्तावेजों का एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। बहुत बड़ा पहाड़, हाँ। तो लक्ष्य यही है कि सूचनाओं के इस भारी भरकम अंबार से सबसे काम की बातें निकाली जाएं, ताकि जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वे बिना जानकारी के बोझ तले दबे दुनिया में हो रहे असल बदलावों को समझ सकें। बिल्कुल। जुनिए, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये मार्च का महीना देखा जाए तो कोई साधारण महीना नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इन दस्तावेजों को करीब से देखें ना, तो ये सिर्फ अलग-अलग घटनाओं की कोई सूची नहीं है। ये एक तरह से एक पूरा ब्लूप्रिंट है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि भारत कैसे अपने बुनियादी ढांचे, समाज और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को एक नया रूप दे रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत उसी नींव से करते हैं जिस पर यह पूरा बदलाव टिका हुआ है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा बुनियादी ढांचा। जी। अगर हम बजट 2026-27 के दस्तावेजों पर नजर डालें, तो सबसे पहले राजकोषीय घाटा, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसकी बात होती है। जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो 2025-26 के लिए इसे 4.4% पर रखा गया है और 2026-27 के लिए इसे 4.3% तक लाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही अरविंद पंगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 41% तय कर दी है। अब मतलब एक आम इंसान के लिए तो ये सिर्फ प्रतिशत के कुछ आंकड़े हो सकते हैं। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं इसे सरल भाषा में समझाऊं तो इसका असली मतलब है स्थिरता और सत्ता का विकेंद्रीकरण। अच्छा। हाँ, 4.3% के राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार अपनी चादर देखकर ही पैर पसार रही है। मतलब वो बेतहाशा उधार नहीं ले रही है। समझ गया। और राज्यों को 41% हिस्सा देने का मतलब है कि केंद्र सरकार राज्यों के हाथ में सीधे पैसा दे रही है, ताकि वे अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नीतियां बना सकें। लेकिन यहाँ दस्तावेजों में जो सबसे बड़ी चीज उभर कर आई है वो है रिफॉर्म एक्सप्रेस मॉडल। बिल्कुल। इस पूरी अर्थव्यवस्था को देखकर मतलब मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी पुराने लेकिन बेहद मजबूत स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहे हों। बहुत बढ़िया उदाहरण है। है ना? मतलब एक तरफ तो हम हार्डवेयर को मजबूत कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी ने एक ही साल में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करके रिकॉर्ड बना दिया है। जी। और जमीनी स्तर पर देखें तो हथकरघा उद्योग को बचाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना लाई गई है। बिल्कुल सही। लौह अयस्क और हथकरघा हमारी अर्थव्यवस्था का वो पुराना और भरोसेमंद हार्डवेयर है जो दशकों से बढ़िया चल रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ हम एकदम नया और एडवांस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार हो रहा है। त्रिपुरा ने अपना पहला स्टेट इनोवेशन मिशन शुरू कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि महाराष्ट्र ने सक्षम नाम से भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना शुरू की है। अब आप मुझे ये समझाइए कि जनगणना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, पारंपरिक तरीके से भी गिना जा सकता था, लेकिन पारंपरिक जनगणना सिर्फ ये बताती है कि लोग कितने हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन सक्षम का जो एआई मॉडल है वो ये मैप कर रहा है कि किस जिले में किस युवा के पास कौन सा विशिष्ट हुनर या कहें कि स्किल है। ओहो, मतलब वो स्किल्स का डेटाबेस बना रहे हैं। बिल्कुल। अब इसे बजट के एक और बड़े प्रावधान से जोड़कर देखिए। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए की विकास निधि का ऐलान किया है। हाँ, 10,000 करोड़। हाँ, अब एमएसएमई सेक्टर के पास पैसा तो आ गया, लेकिन उन्हें अपने काम के लिए सही कारीगर या सही कोडर कहाँ से मिलेंगे?
अच्छा, तो सक्षम यहाँ काम आएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। सक्षम यही काम करेगा। ये एआई के जरिए सही टैलेंट को सही इंडस्ट्री से जोड़ेगा। ये भविष्य के लिए स्किल्ड लेबर की एक बहुत स्मार्ट तैयारी है। क्या बात है, मतलब कनेक्टिविटी सिर्फ सड़कों और पुलों की नहीं हो रही है, बल्कि टैलेंट और इंडस्ट्री की भी हो रही है। हाँ, और वैसे भी सड़कों और ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी में भी हम पीछे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, जो पूरे शहर के चारों तरफ एक घेरा बनाएगी। उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। जी। और तो और ग्रामीण इलाकों में सिर्फ बिजली ही नहीं, बल्कि हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा भी तेजी से चल रहा है। और कनेक्टिविटी के मामले में हम समुद्र को कैसे भूल सकते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक भारत ने 2047 तक तटीय पोत परिवहन यानी कोस्टल कार्गो की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर सीधे 12% करने का लक्ष्य रखा है। इसका क्या खास कारण है? कारण ये है कि पानी के रास्ते भारी सामान ले जाना सड़क या ट्रेन के मुकाबले गणितीय रूप से बहुत सस्ता होता है और पर्यावरण के भी अनुकूल होता है। और इन सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स का नतीजा भी अब साफ दिखने लगा है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। और अगर निर्यात की बात करें तो तमिलनाडु ने बाजी मार ली है। वो अब देश का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखना जरूरी है। जब अर्थव्यवस्था और तकनीक इस तेज गति से बदलते हैं ना, तो समाज और कानूनों को भी उसके साथ कदम मिलाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और सच कहूं तो यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे साफ बताते हैं कि कानूनी ढांचे में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। जी। जैसे उत्तराखंड नए क्रिमिनल कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनके साथ साथ ICGS 2.0 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल। अब ये BNS और BNSS तो समझ आते हैं कि ये पुराने अंग्रेजी कानूनों की जगह ले रहे हैं, लेकिन ये ICGS 2.0 क्या बोला है? ICJS का मतलब है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसे आप एक तरह से एक विशाल डिजिटल क्लाउड मान सकते हैं। अच्छा। अक्सर हम फिल्मों में या खबरों में सुनते थे ना कि पुलिस स्टेशन से फाइल कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में गायब हो गई। हाँ, बहुत आम बात थी। तो ICJS 2.0 के तहत पुलिस, फोरेंसिक लैब, अदालतें और जेल ये सभी एक ही सुरक्षित नेटवर्क पर जुड़ गए हैं। एक बार किसी सबूत या FIR का डेटा सिस्टम में दर्ज हो गया तो उसे गायब करना या उसके साथ छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है। अरे वाह! हाँ, ये तकनीक के जरिए पारदर्शिता लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। ये तो बहुत जरूरी कदम था। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर कुछ और भी बड़े कानूनी बदलाव दिख रहे हैं। जी। दस्तावेजों के अनुसार समान नागरिक संहिता यानी UCC, इसको पास करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। और महाराष्ट्र में भी धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश हुआ है। इन सारे दस्तावेजों से ये तो साफ दिखता है कि राज्य प्रशासन अब बहुत सख्त और स्पष्ट नियम तय कर रहा है। देखिए, ये जो जानकारी है ये पूरी तरह से स्रोत सामग्री पर आधारित है और हाँ, ये दिखाती है कि प्रशासन में एक कसावट आ रही है। वैसे प्रशासन के चेहरों में भी तो बदलाव दिख रहा है। हाँ, वो तो है। जैसे दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू नए उपराज्यपाल बने हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है, जहां डॉक्टर संजय तिवारी दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। और छात्रों की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के साथ मिलकर सारथी ऐप बनाया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा। शिक्षा से याद आया, चंडीगढ़ अब देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन इन सब के बीच महिलाओं और समावेशिता यानी इंक्लूजन को लेकर जो कदम उठाए गए हैं वो सच में ध्यान खींचने वाले हैं। मेनका गुरुस्वामी देश की पहली खुले तौर पर क्वेर सांसद चुनी गई हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक बदलाव है। बिल्कुल है। इसके अलावा L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों के लिए स्मृति कार्यक्रम शुरू किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट लॉन्च कर दिया है। ये वित्तीय आजादी के लिए बहुत बड़ा कदम है और सुरक्षा के मोर्चे पर भी काफी काम हुआ है। अच्छा। जी, केरल में महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल शुरू हुई है और रेलवे ने सफर के दौरान सुरक्षा के लिए शाइन ऐप लॉन्च किया है।
रुकिए, इन सारे सकारात्मक आंकड़ों में मुझे एक अजीब सा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो हम महिलाओं और क्वेयर समुदाय को वित्तीय आजादी दे रहे हैं। वे संसद में पहुंच रहे हैं, यूपीआई से सीधे ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं। हाँ। लेकिन उसी समय पंचायती राज मंत्रालय को से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से एक बड़ा अभियान भी चलाना पड़ रहा है। मतलब हम एक तरफ महिलाओं को डिजिटल ऐप पकड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें पतियों को यह समझाना पड़ रहा है कि भाई, चुनी हुई महिला सरपंच को उसका काम करने दो। क्या ये हमारी कागजी आजादी और जमीनी हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को नहीं दिखाता? देखिए, मैं इसे विरोधाभास नहीं मानती। तो क्या है ये? ये एक संक्रमण काल है, यानी एक ट्रांजिशन की हकीकत है। महिलाओं को मिलने वाली वित्तीय आज़ादी, जैसे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ओवरड्राफ्ट जिसकी आपने बात की, वो तब तक जमीन पर अपना असर नहीं दिखाएगी जब तक प्रॉक्सी सरपंच जैसी कुप्रथाएं पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ अधिकार दे देना तो एक कागजी जीत है ना। उन अधिकारों का बिना किसी सामाजिक डर के इस्तेमाल कर पाना, वो असली विकास है। बिल्कुल। इसीलिए ये दोनों चीजें एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ उन्हें सशक्तिकरण के साधन दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन साधनों को रोकने वाली सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक नजरिया है। वैसे जमीनी हकीकत की बात करें तो कुछ अनोखी पहले भी सामने आई हैं। कैसी पहले? जैसे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना चल रही है और गुरुग्राम में तो भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एलपीजी एटीएम लग गया है। अच्छा? हाँ, मतलब अब आप एटीएम में कार्ड स्वाइप करके पैसे की जगह सीधा गैस सिलेंडर निकाल सकते हैं। अरे वाह! ये सुविधा की इंजीनियरिंग का एक अलग ही लेवल है। बिल्कुल है। लेकिन हम अब तक जो भी बात कर रहे हैं ना, वो मुख्य रूप से भारत की आंतरिक स्थिति है। हाँ, सही कहा। अगर हम अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पड़ोस में या पूरी दुनिया में क्या उथल-पुथल मची हुई है। और ये दस्तावेज साफ बताते हैं कि बाहरी दुनिया इस वक्त बेहद अस्थिर है। अस्थिरता तो बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार ही देख लीजिए, पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। मार्च 2026 में अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से आधिकारिक रूप से खुद को अलग कर लिया। ये तो बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। बिल्कुल। और अगर मध्य पूर्व की बात करें तो वहां हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया है। जी। इसी बीच मुस्तफा खमेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए और इस पूरे भू राजनीतिक तनाव का असर खेलों पर भी पड़ने लगा है। वो कैसे? ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से ही साफ मना कर दिया। बाप रे! ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक राजनीति अब सच में हर चीज को प्रभावित कर रही है। और जाहिर है, भारत इन सब से अछूता तो नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मुझे सूचकांकों के वे आंकड़े याद आते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पर है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में हम 116वें स्थान पर हैं, जबकि फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। जी। मुझे तो ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे हमने करोड़ों की लागत से एक बेहद तेज रफ्तार वाली हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार तो बना ली है। स्पोर्ट्स कार? हाँ, मतलब हमारी तेज अर्थव्यवस्था, हुरोन लिस्ट का हमारा तीसरा स्थान, लेकिन उस कार में हम शॉक एब्जॉर्बर लगाना भूल गए हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। कार बाहर से देखने में बहुत शानदार है, बहुत तेज भाग भी रही है, लेकिन अंदर बैठे यात्रियों को हर एक गड्ढे का झटका लग रहा है और वो खुश नहीं है। ये शॉक एब्जॉर्बर वाला जो उदाहरण है ना, ये यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, फिनलैंड जो हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है, उनका मॉडल ही मजबूत सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा पर आधारित है। वही उनका शॉक एब्जॉर्बर है। और संयोग देखिए कि 11वें रायसीना डायलॉग में जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, मुख्य अतिथि उसी फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ही थे। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। हाँ, देखिए, भारत अभी रिफॉर्म एक्सप्रेस के जिस तीव्र निर्माण के दौर से गुजर रहा है ना, वो अक्सर नागरिकों के लिए काफी तनावपूर्ण होता है। और इसके अलावा भारत को अपने व्यापार और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी तो लगातार लड़ना पड़ रहा है। मतलब हमें एक साथ कई मोर्चों पे काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच भारतीय नौसेना को उत्तरी अरब सागर और होर्मुज जल डमरू मध्य में अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए बाकायदा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर तेल के जहाज वहां रुक गए तो हमारी वो जो स्पोर्ट्स कार है वो आगे कैसे बढ़ेगी। सही बात है। और अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ही भारत ने फ्रांस से नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की घोषणा की है। वैसे फ्रांस में ही 52वां G7 शिखर सम्मेलन भी होने वाला है।
और हमारी सेना भी लगातार मुस्तैद दिख रही है। यूपी में भारतीय सेना ने ऑपरेशन युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला किया है और सेशल्स के साथ लामयत्य 2026 सैन्य अभ्यास चल रहा है। जी। कूटनीति के मोर्चे पर देखें तो बारबाडोस में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच से कुछ बहुत ही रोचक तथ्य भी सामने आए हैं। जैसे इंडोनेशिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल। और अमेरिका का वो फैक्ट तो जैसे इतिहास के पन्नों से निकल कर आया है। 1861 के बाद पहली बार अमेरिका के करेंसी नोट पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। बहुत ऐतिहासिक है। लेकिन इन सब देशों की आपसी खींचतान और राजनीति के बीच हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इंसान का एक बहुत बड़ा संघर्ष खुद प्रकृति के साथ भी चल रहा है। सही कहा आपने। और खुशी की बात यह है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में इस बार कुछ बहुत ही सकारात्मक काम देखने को मिले हैं। अच्छा जी, बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो स्वास्थ्य और तकनीक का एक बेहतरीन संगम है। और यूरोप से तो एक बहुत बड़ी मेडिकल खबर आई है। वो क्या? डेनमार्क पहला ऐसा ईयू देश बन गया है जिसने मां से बच्चे में होने वाले HIV और सिफिलिस संक्रमण को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अरे वाह, ये तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल है। और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नई दिल्ली में कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। जी। वैसे पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर ने मेरा ध्यान खींचा था। कौन सी? नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। अब कोई भी इंसान ये पूछ सकता है कि भाई एक नदी को किसी कानूनी दर्जे की क्या ही जरूरत हो सकती है। जरूरत इसलिए है क्योंकि सहायक नदी का कानूनी दर्जा मिलते ही उस नदी के आसपास के निर्माण और उसमें कचरा डालने पर कड़े नियम लागू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये उसे बचाने का तरीका है। हाँ, ये नदी को मरने से बचाने का एक कानूनी कवच है। और इसी तरह वन्य जीवों को बचाने के लिए भी काफी काम हो रहा है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और आंध्र प्रदेश में मानव और वन्य जीवों के बीच जो बढ़ता संघर्ष है उसे रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया गया है। क्या बात है। समुद्री जीवों में भी एक नया नाम जुड़ा है। गोवा में समुद्री केकड़े की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है जिसे छपरासिस नाकोड नाम दिया गया है। स्काई पार्क, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और दूसरा, स्कॉटलैंड में जिसे कानूनी मान्यता मिली है पानी में अंतिम संस्कार, या कहें वाटर क्रिमेशन। मतलब क्या हम इंसान अब जाकर ये समझ रहे हैं कि हमारे प्रदूषण का जो दायरा है वो जमीन से बहुत आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। देखिए, डार्क स्काई पार्क कोई आम पार्क नहीं है। ये लाइट पोल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण को रोकने की एक बहुत गंभीर पहल है। वो कैसे? शहरों की चकाचौंध में हम ये भूल गए हैं कि रात के समय का अंधेरा निशाचर जीवों के बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए कितना जरूरी होता है। हाँ, ये बात तो है। ये पार्क ये सुनिश्चित करेगा कि वहाँ कृत्रिम रोशनी ना हो, ताकि पर्यावरण का चक्र सही चले और खगोल शास्त्री भी बिना किसी बाधा के तारों का अध्ययन कर सकें। और ये पानी में अंतिम संस्कार कैसे काम करता है? मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। हाँ, थोड़ा नया है। विज्ञान की भाषा में इसे एक्वामेशन कहते हैं। एक्वामेशन? जी। आग में शरीर को जलाने से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है, ये तो हम जानते हैं। बिल्कुल। एक्वामेशन में पानी और कुछ विशेष शारीरिक रसायनों का उपयोग करके शरीर को प्राकृतिक रूप से तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लगभग 0 होता है। सच में? हाँ, और स्कॉटलैंड ऐसा करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। ये साफ दिखाता है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी अब समझने लगे हैं। ये सच में एक बहुत गहरी बात है। अब अर्थव्यवस्था, युद्ध और पर्यावरण जैसे गंभीर विषयों के बाद चलिए थोड़ी बात मानवीय जज्बे, कला और खेलों की उत्कृष्टता की भी कर लेते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार यही वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं ना। हाँ, और खेलों में इस बार की स्रोत सामग्री एक बहुत ही अलग और शानदार कहानी कह रही है। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 जीत लिया है। अरे वाह, ये तो कमाल है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। आमतौर पे जब हम खेलों की बात करते हैं तो बस मेडल गिनने लगते हैं। जी। लेकिन इस बार दस्तावेजों में जो सबसे खास बात मुझे लगी वो है टैलेंट का लोकतंत्रीकरण।
मतलब कि प्रतिभा अब बड़े शहरों की मोहताज नहीं रही है। आप सोचिए 67 सालों के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीत लिया है। ये सच में ऐतिहासिक है। यही नहीं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में भी जम्मू कश्मीर और इंडियन आर्मी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यही वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। जब आप जमीन पर बुनियादी ढांचा बनाते हैं ना, तो प्रतिभा खुद ब खुद निखर कर सामने आती है। बिल्कुल सही। शतरंज के क्षेत्र में ही देख लीजिए, महाराष्ट्र के आरव डांगला भारत के 93rd ग्रैंड मास्टर बने हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो असम से है, जहां मयंक चक्रवर्ती भारत के 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओहो, ये पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ये सच में कमाल की बात है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। और 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा करेगा। पुरस्कारों की लिस्ट भी इस बार काफी लंबी है। राहुल द्रविड़ को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जी। और हॉकी में नवनीत कौर और हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और कला और साहित्य के बिना तो कोई भी समाज वैसे भी अधूरा है। 98th अकेडमिक पुरस्कारों में यानी ऑस्कर 2026 में फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और गणित की दुनिया का जो सबसे बड़ा सम्मान है एबल पुरस्कार, उससे गर्ड फाल्टिंग्स को नवाजा गया है। और अगर हम भारतीय साहित्य और कला की बात करें तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल लेखक वी वैरामुथु को मिला है जी। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया को उनके शानदार उपन्यास जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश चुनी गई हैं। समाज सेवा के लिए नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 दिया गया है। राजकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती पुरस्कार 2025 मिला है। और हमारी युवा शतरंज स्टार आर प्रज्ञानंद को डॉनवुड सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। कुछ अन्य बड़े सम्मानों में देखें तो जावेद अशरफ फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजियन ऑफ ऑनर, जो कि कमांडर रैंक का है, उससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं। ये बहुत गर्व की बात है। हाँ, शिक्षा में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। और संस्कृति की बात करें तो असम ने काजी नेमू को अपना राज्यफल घोषित कर दिया है जी। और झारखंड का जो सरहुल महोत्सव है वो हमारी विविधता की याद दिलाता है। ये सभी उपलब्धियां, मतलब चाहे वो विज्ञान में हो, खेल में हो या साहित्य में हो, ये साफ दिखाती हैं कि समाज के हर कोने में विकास हो रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा ने हमें मार्च 2026 की एक ऐसी तस्वीर दिखाई है जहां बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। जी। इन सभी दस्तावेजों और आंकड़ों के बीच से गुजरने के बाद मेरे दिमाग में बार बार 2027 की जनगणना का वो शुभंकर आ रहा है, प्रगति और विकास। प्रगति और विकास, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि ये हमारे आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती को बयां करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जानकार इंसान होने का मतलब ही यही है कि हम ये समझें कि प्रगति और विकास ये दोनों एक ही चीज नहीं है। सटीक कहा। जरा सोचिए, जो लोग सुन रहे हैं, प्रगति हमारी वो तेज रफ्तार वाली स्पोर्ट्स कार है जिसमें सेमीकंडक्टर प्लांट है, रिंग मेट्रो है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर देशों की सूची में हमारा नाम है। हाँ। हम इस मोर्चे पर बहुत तेजी से भाग रहे हैं। लेकिन विकास वो शॉक एब्जॉर्बर है। बिल्कुल। यह वो समाज है जहां कोई प्रॉक्सी सरपंच ना हो, जहां नदियां साफ हों, जहां हम डार्क स्काई में बेफिक्र होकर तारे देख सकें, और जहां हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 116वें स्थान पर ना होकर वास्तव में खुश हों। सही बात है। हमने देखा है कि प्रगति हासिल करना शायद फिर भी आसान है, लेकिन एक सच्चा विकास हासिल करने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। क्या हम आने वाले समय में इन दोनों के बीच, यानी अपनी दौलत और अपनी वास्तविक खुशी के बीच, वो सही संतुलन बना पाएंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की ये खोज आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी।